तो आज की हमारी ये वन शॉट वीडियो होने वाली है चैप्टर नंबर 7 पे, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर पे। अगर अभी तक मैं आपको बताऊं तो हम अपने यूट्यूब वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 भी कवर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 एंड अब हम अपना लास्ट चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपकी जो ये यूट्यूब वीडियोस हैं ये इस अकॉर्डिंग डाल रही हूँ कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स में यही चैप्टर्स आएंगे, इससे ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आने चाहिए। और अगर फिर भी किसी बच्चे के मिड टर्म एग्ज़ाम्स में इसके अलावा कोई चैप्टर्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं वो चैप्टर आपको करा दूँगी। बट मैं अभी इसी अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स करा रही हूँ कि ये चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स में आएंगे। अब जो इसके अलावा जो चैप्टर बच गए, जैसे चैप्टर नंबर 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये चैप्टर्स हम अब सितंबर के बाद कवर करेंगे। ये चैप्टर कराने के बाद अगस्त मंथ के बाद हम जितना टाइम हमारा बचेगा उस 15 डेज़ में हम सिर्फ इन चैप्टर्स को रिवाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, इस रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, इस रिवीजन में हम हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, केस स्टडी करने वाले हैं और MCQs क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारी यूट्यूब वीडियोस रहेंगी वो इन्हीं चैप्टर की रिवीजन पे रहेंगी। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसे मैं आज कंप्लीट कराने वाली हूँ, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। सिर्फ हमें नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, मैटर क्या होता है, मैटर के कितने नेचर होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हमें आज हमारी डिस्कशन करनी है। तो अगर हम सोचें कि मैटर क्या होता है, तो मैटर के बारे में हमें पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो उसे ही हम मैटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। NCERT की लाइन से मैं आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग कराती जाऊँगी और जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको मैं नोट्स लिखवाऊँगी। ठीक है, यू माइट हैव कलेक्टेड पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड वाइल प्लेइंग ऑन अ रिवर बैंक ऑन अ बीच। बच्चे बीचेस पे खेलते हैं, वहाँ पे उन्हें पेबल्स, पत्थर, स्टोन्स वगैरह मिलते हैं और वो वहाँ से उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। वेयर डू दीज पेबल, स्टोन्स एंड सैंड कम फ्रॉम? अब ये मिट्टी, पत्थर, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? इन द माउंटेन्स रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू इरोजन। क्या होता है माउंटेन्स में? इरोजन के टाइम पे रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन, टूट जाते हैं। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज रीजन्स कैरी अलॉन्ग द इरोडेड रॉक पीसेस। और जो भी रिवर्स उन माउंटेन से निकलती है वो अपने अंदर इन इरोडेड रॉक पीसेस को इकट्ठा कर लेती है। द बिगर रॉक्स आर इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इनटू फाइनर ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं फाइनर ग्रेन्स और सैंड और क्ले में। एंड इज दिस ग्रेन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिगर रॉक और दीज ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर। हमें यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज़ मैटर कंपोज्ड ऑफ। इसको पढ़ने से पहले हम अभी मैटर की डेफिनेशन लिखेंगे। कि मैटर होता क्या है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो कोई भी मैटर हम उसे बोलते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड जो क्या हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड जिसके अंदर वॉल्यूम हो। यहाँ पे काट के से मास लिख लो, दैट हैज़ मास, जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, अब हमारे एग्जाम्पल्स क्या आते हैं मैटर में? मैटर क्या क्या चीज़ें हैं? अगर आप अपने आसपास देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है? एयर, वाटर, आइस, मिल्क या बुक, चेयर, स्टोन, पेंसिल। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें जिनके अंदर मास नहीं है और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, जो मैटर नहीं है, वो क्या हो सकते हैं? दैट आर नॉट मैटर। जो मैटर नहीं है उनके एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। तो उसके अंदर आ सकता है आपका हीट, हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये क्या है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैटर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए मैटर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? मैटर हमारे लिए इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है। हमारी बॉडी भी मैटर की बनी है, फूड जो हम खाते हैं वो भी मैटर का बना है, पानी जो पीते हैं वो भी मैटर है, एयर जो ब्रीथ करते हो वो भी मैटर है। इसीलिए मैटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, कैन यू नेम 5 थिंग्स इन योर रूम दैट आर मेड अप ऑफ मैटर? या आप एज अ होमवर्क लिख लोगे क्वेश्चन इस पार्ट से। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। कैन यू नेम 5 थिंग्स in your room that are made up of matter? अपने रूम में ऐसी 5 थिंग्स आप मुझे बताओ जो मैटर की बनी हुई है। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है, इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना आंसर बताना, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी 5 थिंग्स हैं जो आपके रूम में मैटर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ द पार्टिकल इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो हमारा टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट इज़ मैटर कंपोज ऑफ? मैटर इज़ कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है हमारा टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। तो इसको हम रीड करेंगे एनसीईआरटी से ही। यहाँ लिखा है, यू लर्न दैट द चॉक डज नॉट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस ऑन ग्राइंडिंग। चॉक को आप तोड़ते हो, ग्राइंड करते हो, तो वो कभी भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। इट इज़ अ फिजिकल चेंज इन विच ओनली द साइज ऑफ ईच स्पीक ऑफ चॉक हैज़ रिड्यूस फर्दर। क्या होता है, सिर्फ चॉक के कुछ पीसेस आगे जाके रिड्यूस हो जाते हैं। ये जो चॉक पाउडर होता है, आप इसे ब्रोक कर सकते हो फर्दर इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय फर्दर ग्राइंडिंग। जितना आप तोड़ते जाओगे उतने छोटे छोटे टुकड़े इसके बनते जाएंगे। लेट अस इमेजिन दैट दिस प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग कॉन्टिन्यूज। ऐसे तोड़ते रह रहे हो चॉक को, एंड इवेंचुअली वी वुड रीच अ स्टेज वेयर द चॉक पार्टिकल्स कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर। एक ऐसी स्टेज आएगी जब चॉक के पीसेस को आप उससे ज़्यादा तोड़ ही नहीं सकते। तो द टाइनी यूनिट्स ऑब्टेन एट दिस स्टेज, ये जो टाइनी यूनिट्स आपको इस स्टेज पे मिलेगी, आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट द चॉक आर मेड अप ऑफ। क्या होगा, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे चॉक को तोड़ने के बाद, वो देख के आपको पता चलेगा जो हमारी चॉक है वो इन्हीं पार्टिकल्स की बनी हुई है। दिस मीन्स दैट वन होल पीस ऑफ चॉक वॉज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। मतलब एक बड़ी सी चॉक छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई है, और यही जो यूनिट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ चॉक। जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स की चॉक बनी हुई है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ चॉक। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक बेसिक यूनिट होता है जो लार्जर पीस ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल को बनाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही हमारा लार्जर पीस ऑफ सब्सटेंस बनता है। एक बड़ा सब्सटेंस किससे बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल से। जस्ट लाइक चॉक्स, द ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ बिगर रॉक्स, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये भी किसके बने हुए हैं? इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बने हुए हैं। रिकॉल द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू द वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। व्हाट हैपन्स टू द शुगर व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर? ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा आया कि क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ से आप, मुझे लगता है आपको क्लियर होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? तो आप अपनी यही डेफिनेशन अपने कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या होता है। तो जो टाइनी शुगर पार्टिकल्स जो सेपरेट होते हैं और ऑक्यूपाई करते हैं अवेलेबल स्पेस को बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो भी छोटे छोटे शुगर पार्टिकल सेपरेट होते हैं और कुछ जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, इसी स्पेस को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। आप अपने कॉपी में साथ साथ इसके नोट्स बना लो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर के नोट्स बना लो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द टाइनी पार्टिकल्स दैट आर मेड अप ऑफ मैटर।
ऑफ ऑल मैटर, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी, मॉलिक्यूल्स भी, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं. दिट्स टोटली डिपेंड ऑन द सब्सटेंस. लिख लो, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो आप, जैसे H2O मॉलिक्यूल के अंदर जो वाटर है वो किससे बनता है, H2O मॉलिक्यूल से, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर सब्सटेंस, और वाटर सब्सटेंस का फॉर्मूला जो भी होता है आप ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज H2O. या फिर आप चौक वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा एग्जाम्पल वो भी लिख सकते हो. नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इंटर पार्टिकल स्पेसेस. क्या होता है, व्हाट आर इंटर पार्टिकल स्पेसेस. तो द एम्प्टी स्पेसेस present between the constituent particle of matter are called interparticle spaces. interparticle spaces क्या होता है, तो जो ये empty spaces present होते हैं constituent particles के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बीच में जो खाली जगह प्रेजेंट होती है उसे हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारी इन दोनों की डेफिनेशन हमें समझ आ गई है कि क्या होते हैं ये दो डिफरेंट टर्म्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और इंटर पार्टिकल स्पेसेस. अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. क्या कैरेक्टर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो इसमें सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पार्टिकल होता है मैटर का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है. जो स्पेसेस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं पार्टिकल्स के बीच में. जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होता है, और पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है व्हाट डिसाइड्स डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. कैसे पता चलता है डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर क्या है. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्सेस विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर. जैसे अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो इन फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस. जो स्ट्रेंथ होती है इन अट्रैक्शंस की डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पे. इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन द डिस्टेंस डिक्रीजेज द इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस. छोटा सा भी इंक्रीज अगर होता है ना डिस्टेंस पे तो उससे इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस अल्टीमेटली डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. तो जो स्ट्रेंथ होती है इन फोर्सेस की ये डिसाइड करती है कि फिजिकल स्टेट क्या होगी किसी भी सब्सटेंस की. ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड्स. दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है. ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो सॉलिड्स होते हैं ना उसमें पार्टिकल्स इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. और ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं फिक्स्ड पोजिशंस में, जिससे वो ताकि वो फ्रीली मूव ना कर सकें. ये अगर आपको दिख रहे हो तो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं एकदम, जो एकदम स्ट्रांगली अटैच्ड हैं. एंड द पार्टिकल्स कैन मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर पोजीशन. अब पार्टिकल्स जो हैं वो टू एंड फ्रो ही अपने पोजीशन पे रिवॉल्व करते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में आएगा. डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दिस इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन. ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 4 to 5 मार्क्स में बन सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो प्रॉपर्टी पे स्टेट्स ऑफ मैटर को कंपैरिजन कर रहे हो वो है उसकी शेप. जो शेप होती है सॉलिड की डेफिनेट रहती है और वो चेंज नहीं करता अपनी शेप को. वो इतना डेफिनेट शेप का है कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता.
लिक्विड की ना कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, उसे आप जैसे कंटेनर या जैसे ऑब्जेक्ट में डाल दोगे वो अपनी शेप को वैसे ही बदल लेगा। गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जैसा स्पेस आप उसे दोगे वो अपने आप को उस स्पेस में फिल कर लेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जिस पे हमें इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है दैट इज़ द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो सॉलिड का है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ये वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। सेम लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं बट वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। एंड ऐसे ही गैस का भी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, बट सॉलिड और लिक्विड के डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, ये अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करते। गैस अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट में आप उन्हें डालोगे वो उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अपने आप का वॉल्यूम अपना वॉल्यूम बना लेंगे। इंटर पार्टिकल स्पेस जो बीच की जगह है, सेल्स के बीच की जगह है, वो कैसी है? बहुत ज़्यादा छोटी है सॉलिड में। एंड जो यहाँ पे लिक्विड में बहुत ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस है, लिक्विड से ज़्यादा इंटर पार्टिकल आप देखोगे भी, जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज है, देखो उनके बीच में कितनी सारी जगह है। ये जो मैं ब्लैक स्पॉट से आपको दिखा रही हूँ, ये सारी स्पेस यहाँ पे जो प्रेजेंट है कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा स्पेसेस है, देखो ये कितनी ज़्यादा स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस किस में है? गैसेस में। उससे कम स्पेस लिक्विड में, और सबसे कम जिसमें है ही नहीं, ना के बराबर, छोटी छोटी, दैट इज़ इन सॉलिड। नेक्स्ट आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे को कितने अच्छे से इन लोगों ने पकड़ रखा है। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली पास पास हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे। अगला जो लिक्विड्स है यहाँ पे थोड़ा सा वीकर अट्रैक्शन है, और गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे हो रखा है सॉलिड में? फिक्स्ड अरेंजमेंट है यहाँ पे, और लिक्विड में पार्टिकल जो है क्लोज हैं एक दूसरे के, बट फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, एकदम रैंडमली प्रेजेंट है। और यहाँ पे गैसेस में तो और भी ज़्यादा रैंडमली अरेंज रहेंगे। मोशन ऑफ पार्टिकल कैसा है सॉलिड में? मोशन ऑफ पार्टिकल क्या है? यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी फिक्स पोजीशन में, जिसको आप देखा था टू एंड फ्रो, आगे या पीछे, अपनी ही पोजीशन पर आगे या पीछे मूव करते रहते हैं। लिक्विड कैसे है? पार्टिकल्स मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और गैसेस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, क्विकली और रैंडमली हर डायरेक्शन में। कंप्रेसिबिलिटी जो है सॉलिड की नेग्लिजिबल है, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड के अंदर बहुत ही छोटी है और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा है। फ्लूइडिटी क्या है? लिक्विड सॉलिड जो होते हैं फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, और सॉलिड गैसेस जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। डिफ्यूजन के बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि डिफ्यूजन क्या होता है, फिर आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि वेरी स्लो, स्लो, वेरी फास्ट ऐसा क्यों लिखा है। तो ये वाला टेबल आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में बना के अगर पेपर में लिख के आते हो, कोई भी अगर 5 नंबर का आया तो कोई भी 5 पॉइंट्स लिख के आ जाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अगर आप चाहो तो ये डायग्राम्स भी बना सकते हो, या ये वाले नीचे वाले डायग्राम्स बना सकते हो, या इवन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो ये डायग्राम भी एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक सब्सटेंस के, वो मिक्स हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ अपने आप। ये क्यों होता है? ये जब होता है जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन करते हैं। तो क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल जो है एक सब्सटेंस के मिक्स कर जाते हैं दूसरे पार्टिकल के साथ अपने आप। ये कैसे होता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन। डिफ्यूजन कब होता है? जब पार्टिकल्स किसी भी मैटर के कॉन्टिन्यूस मोशन में हों, जब पार्टिकल्स जो दो सब्सटेंस हैं वो कॉन्टैक्ट में आए और वो मूव करें एक दूसरे की स्पेस में। ये क्यों होता है? जब इंटरमिक्सिंग होती है डिफ्यूजन अपने आप हो जाता है। जैसे ही एक दूसरे के अंदर सब्सटेंसेस मिक्स करेंगे तो ये अपने आप ही डिफ्यूजन होगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया है, परफ्यूम इन अ रूम। देखा है कोई एक इंसान परफ्यूम लगाता है और वो स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? इनिशियली जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पर रखे हुए होते हैं, ठीक है, वन प्लेस पे होते हैं। कुछ टाइम के बाद ये मिक्स करने लग जाते हैं एयर पार्टिकल्स के साथ। वो परफ्यूम के पार्टिकल क्या करने लगते हैं? एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसी वजह से परफ्यूम की पूरी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। ये क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का अगर आपको एग्जाम्पल आता तो आप लिख सकते हो परफ्यूम इन अ रूम। नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्टेट्स में डिफ्यूजन कैसे वर्क करता है। जो लास्ट आपका पॉइंट लिखा था वो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है गैसेस में। जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा लार्ज होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस इतना ज़्यादा लार्ज होता है, ये फ्रीली मूव करते हैं। तो जो जैसे कि स्मेल ऑफ फूड,
स्प्रेड्स फ्रॉम द किचन टू अदर रूम्स। देखो, जो किचन की स्मेल, जो खाना बन रहा होता है उसकी स्मेल हर कमरे में चली जाती है। क्यों? क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं ये इतने ज़्यादा, इंटर पार्टिकुलर स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि और भी ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं। लिक्विड्स में कैसा होता है? डिफ्यूजन जो होता है थोड़ा सा कम होता है लिक्विड्स में गैसेस के कंपैरिजन में। पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पे भी क्लोज होते हैं गैसेस की तरह, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लेस फ्रीली मूव करते हैं। जैसे अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स इन वाटर, थोड़ी सी इंक आप पानी में डालते हो वो फैल जाती है वाटर में। नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड्स। डिफ्यूजन यहाँ सबसे स्लो होता है सॉलिड्स में। सॉलिड पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं एक दूसरे के, बट फ्रीली मूव नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास होते तो मूव ही नहीं कर पाते। तो स्मेल ऑफ अगरबत्ती केप्ट इन कपबोर्ड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू स्प्रेड। मान लो किसी कपबोर्ड में आपने अगरबत्ती या मंदिर में भी जलाई तो बहुत टाइम लगेगा उसे अलग अलग कमरों में जाने के लिए। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको खैर नहीं पढ़ना। डिफ्यूजन कैसे फैक्टर्स इसके जो होते हैं इतना आपको पता होना चाहिए सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कैसे अरेंज होते हैं और मूव करते हैं। वैसे ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट वाला जो कंपैरिजन हम पढ़ रहे थे उसी के अंदर। आप चाहो तो इसे रीड कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग। क्या इफेक्ट होता है हीटिंग और कूलिंग का? इफेक्ट एंड हीटिंग कूलिंग चेंज द एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस लीड्स टू चेंज इन साइज, वॉल्यूम एंड स्टेट ऑफ मैटर। हीटिंग या कूलिंग से क्या होता है? एनर्जी चेंज हो जाती है और पार्टिकल्स की मूवमेंट भी चेंज हो जाती है। इससे क्या होता है? साइज़, वॉल्यूम और स्टेट जो होता है मैटर का वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ हीटिंग। हीटिंग का क्या इफेक्ट आता है? आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो ये क्या करता है? पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इससे काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे बढ़ती है और पार्टिकल्स और भी तेज़ी से मूव करने लगते हैं। यहाँ पे क्या होता है? स्पेस बनाता है, ये पार्टिकल्स का इंक्रीज़ करता है और मैटर भी एक्सपेंड कर जाता है। तो हीटिंग से क्या होता है? एक्सपेंशन, चीज़ें खुल जाती हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है? साइज या वॉल्यूम चेंज होना, किसी सब्सटेंस का इंक्रीज हो जाना, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन। जैसे व्हेन वी हीट वाटर इट एक्सपेंड्स एंड राइजेस इन थर्मोमीटर। नेक्स्ट आता है, अब याद रखना हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग से डायरेक्टली याद रखना, हीटिंग से होता है एक्सपेंशन। नेक्स्ट आता है आपका कूलिंग। कूलिंग से क्या होता है? जैसे आप कूल करते हो तो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी लूज़ करने लगता है। यहाँ पे एनर्जी गेन कर रहे थे, यहाँ लूज़ कर रहे थे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है और पार्टिकल्स और भी धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है वो भी कम हो जाती है और मैटर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ऑन हीटिंग एंड कूलिंग से लिखा है कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ये आप रीड कर सकते हो कि हीटिंग और कूलिंग से क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं। अब हमने पढ़ना है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर अगेन यहाँ पे आ गया कि मैटर जो है वो एक से दूसरी चेंज में स्टेट में चेंज हो जाता है। इन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब एक बार अगर आपने किसी मैटर की स्टेट चेंज कर दी तो आप वापस उस मैटर को अलग अपने रियल साइज या वॉल्यूम में ला सकते हो। फिर उसके बाद 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगेन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है उन्होंने। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसिएशन क्या होता है, एवोपोरेशन क्या होता है। ये टर्म्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, अगर आपको किसी भी सॉलिड चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए आपको उस चीज़ को मेल्ट करना पड़ेगा। या बर्फ़ है, बर्फ़ को पानी बनाना है तो क्या करोगे? आप थोड़ी देर बाहर रखोगे, गर्म जगह पे रखोगे तो वो अपने आप लिक्विड में बन जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए करनी होगी मेल्टिंग। और लिक्विड से अगेन सॉलिड बनाने के लिए आपको क्या करनी होगी? फ्रीजिंग। किसी चीज़ को क्या करना होगा? फ्रीज करना होगा। अगर पानी को बर्फ़ बनाना तो क्या करना पड़ेगा? फ्रिज में रखना पड़ेगा। अब सॉलिड से अगर आपको कोई चीज़ गैस बनानी है तो आपको करना पड़ेगा सब्लिमेशन। तो सॉलिड से गैस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्लिमेशन। यहाँ पे लिखा भी है, देखो इस टेबल से आपको सारा याद आ जाएगा। सॉलिड से गैस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सब्लिमेशन। एंड अगर हमें गैस से लिक्विड बनाना है, गैस से क्या बनाना है? आपको लिक्विड बनाना है, तो गैस से लिक्विड बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा कंडेंसिएशन। ठीक है, गैस से लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कंडेंसिएशन। और अगर हमें लिक्विड से गैस बनानी है तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा एवोपोरेशन। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है? एरोज गलत मार्क्ड है, ये ऐसे मार्क्ड होगा और ये ऐसे। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा भी है लिक्विड से गैस बनाना है। अगर इस लिक्विड से आपको गैस बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवोपोरेशन करना पड़ेगा। और अगर आपको गैस से लिक्विड बनानी है, गैस टू लिक्विड, तो आपको करना पड़ेगा कंडेंसिएशन, जहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस कंडेंसिएशन, ये मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, एवोपोरेशन, कंडेंसिएशन, सब्लिमेशन, ये तीनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस अच्छे से कर लेना। एवोपोरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू गैस, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, एंड व्हेन गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड दिस इज कंडेंसिएशन, सॉलिड टू गैस बनना इज सब्लिमेशन। तो ऐसे करके आप अपनी एक डेफिनेशन बना के, बट इस टेबल से ज़रूर याद करना जो यहाँ पे एरोज मार्क्ड है, इससे ज़्यादा अच्छे से याद होता है। अगर पेपर में तीनों चीज़ें आती हैं और आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एवरीडे एक्सप्लेन एप्लीकेशन। इनका सॉलिड लिक्विड गैस का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है। सबसे पहले मैंने आपको ये समझा दिया, परफ्यूम स्मेल जो पूरी स्प्रेड हो जाती है रूम में। शुगर और सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, चीनी और सॉल्ट जो है वो क्या होते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। कैसे, जब आप शुगर और सॉल्ट को ऐड करते हो पानी में, तो वहाँ के पार्टिकल्स जो है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, ठीक है, हिंस क्या होता है, डिज़ोल्व कर जाता है ये पानी के अंदर और एकदम डिसअपियर हो जाता है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ बलून, कुकिंग फूड, ठीक है, बाकी एलपीजी इन सिलेंडर्स, ओपनिंग द लिड ऑफ अ जार, ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, फॉग फॉर्मेशन, आइस मेल्ट्स टू वाटर, ये सारी एप्लीकेशन आप रीड कर सकते हो। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। आप चाहो तो इस चैप्टर को अपनी एनसीईआरटी से एक बार रीड भी कर लेना, जो नोट्स मैंने लिखवाया है। इफ़ अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो कवर नहीं हुआ, इवेंचुअली क्या है ना, पूरे चैप्टर में यही चीज़ें लिखी हुई हैं, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे जब आप इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करोगे। मैं इस चैप्टर की एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो आप बेल आइकन प्रेस कर दो जैसे ही वो वीडियो आए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख लो और अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लो। थ्योरी के लिए आपको इसमें सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफ्यूजन, कंडेंसेशन, एवोपोरेशन, सब्लिमेशन, ये टॉपिक्स आपको मेनली थ्योरी के लिए पता होने चाहिए। बाकी जो इसमें मेन है वो है इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के बाद समझ आएंगे। आप इस चैप्टर के नोट्स बना लो, एनसीईआरटी से इसे रीड कर लो और वेट करो इसके पार्ट 2 का, जिसमें हम इसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैनल को लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आए हैं कॉन्सेप्ट्स, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी इस चैप्टर को क्लियर कर